गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम मौज कर रहे हो? चलो, क्या पढ़ रहे थे? साइंस, बहुत बढ़िया। आज पूरी कर दो, कितने दिन पढ़ोगे इसको? चलो करते हैं फिर। इधर उधर नहीं, किधर बात करेंगे? इधर। हमारे चल रहा है केंद्रक। केंद्रक के अंदर हमने कल पढ़ा था डीएनए। डीएनए का पूरा नाम हमने पढ़ा था डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए शब्द दिया था जैकेरिस ने। और डीएनए हमेशा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। देखो इधर प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए जो होता है इसमें दो श्रृंखला होती है इस तरह की। ये आपके सामने मैंने दो श्रृंखला बनाई है। इन श्रृंखलाओं को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। मान लो इस श्रृंखला को नाम दिया 3, तो इसको नाम देंगे 5। और मित्रों ये हो जाएगी 5, तो ये होगी 3। यानी कि दोनों श्रृंखला के सिरों को 3 और 5 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है मित्रों? 3 एंड और 5 एंड से लिखा जाता है। और दोनों श्रृंखलाएं कभी भी प्यारे मित्रों आपस में समान नहीं होगी। मतलब 3 3 या 5 5 नहीं होगा। हमेशा 3 और 5 एक दूसरे की विपरीत होती है। और डीएनए की दोनों श्रृंखला मिलती है तो एक छोटी खांच बनी, फिर अंदर ज्यादा घुसा तो ये कौन सी हुई? बड़ी खांच, छोटी खांच, बड़ी खांच, छोटी खांच बनती रहती है। तो ये हो जाएगी माइनर ग्रूव, छोटी खांच। और ये हो जाएगी मेजर ग्रूव, बड़ी खांच। और दो खांच के बीच का जो एरिया होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, इस भाग को कहा जाता है लूप। क्या कहते हैं? और मित्रों लूप की यहां से यहां तक ये लंबाई जो है वो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉन। और इसका चौड़ाई यानी कि व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉन। यानी कि ये चौड़ाई, ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। और डीएनए में याद करो सार होते हैं टीसी एजी, जिसमें से एडेनिन और थाइमिन के बीच तो होते हैं दो हाइड्रोजन बंध। और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े होते हैं। और ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। और बताओ श्रृंखला कितनी होती है? तो कहेंगे डीएनए कितनी श्रृंखलाओं का बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। और यही संरचना आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी। चलो नोट करो। हाँ, यह डायग्राम बनाओ। डीएनए तो चल रहा है, हेडिंग लिख दो डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, संरचना हो गई ना, कैसा दिखता है? हाँ सा। आगे सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं। चलो, तो सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। अब नोट करो अध्यापिकाओं को भी। हाँ, यही है ना, दो कुंडलन हो गए ना, दो श्रृंखला आपस में गुत्थी हुई। तो दो श्रृंखला है जो आपस में गुत्थी हुई है, तो कितने कुंडलन हुए? बस इसी को कहते हैं मेरे भाई, इधर उधर नहीं, इधर। बस बस मार साहब, ऐसे मत करो। और आपसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आप भी ऐसा करोगे तो बाकी को मैं क्या कहूंगा? बताओ। आपसे बहुत उम्मीद है हमें, और आप ही सबसे ज्यादा लापरवाही कर रहे हो। आज नंबर लेता हूं तेरा, रुक।
ये मार साहब जो है ना, चलो दो सांप बना लिए। सांप मत बनाना, डीएनए बनाना। मित्रों आज इसको पूरा कर लेंगे, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, तो आज आप जीरो से लास्ट तक पूरा अच्छे से कल पढ़ के आना। तो कल मैं पहले कोशिका के प्रश्न कराऊंगा और फिर नया टॉपिक शुरू करें। तो आज घर जाके अच्छे से जीरो से लास्ट तक अच्छे से पढ़ना, ताकि कल प्रश्नों में हेल्प मिले। पढ़ोगे ना तो आगे बढ़ोगे। चलो आगे, चलो इसको लिखा ही देता हूं शब्दों में, दो लाइनें लिखो। लिखो मित्रों, वॉटसन व क्रिक के अनुसार, ये किसने बताया था? वॉटसन क्रिक। वॉटसन व क्रिक के अनुसार, वॉटसन व क्रिक के अनुसार डीएनए दो, ये लिखा हुआ बेटा देखना ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसमें दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत तथा समांतर होती है। एक दूसरे के विपरीत तथा समांतर होती है। सही है? स्पीड तो बोलने की तेज तो नहीं है ना? ठीक है मित्रों, नेक्स्ट लिखो, दोनों श्रृंखलाएं मिलकर, दोनों श्रृंखलाएं मिलकर एक लूप का निर्माण करती है। दोनों श्रृंखलाएं मिलकर एक लूप का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन तथा व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तथा व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। लिखो, नाइट्रोजनी सार एडेनिन व थाइमिन के मध्य, नाइट्रोजनी सार एडिनिन व थाइमिन, अरे भूल गए क्या कल? एडिनिन, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन के मध्य, इतना सोच रहे हो, दो हाइड्रोजन बंध, नाइट्रोजनी सार, बोर्ड पे देखो लिख दिया मैंने, एडिनिन व थाइमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बंध तथा
ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य, ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य, ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी संरचना बताई मैंने बेसिक, क्योंकि सीधा डीएनए तो कोई सिलेबस में नहीं है, केंद्रक से जोड़ के पूछ ले, तो मैंने पूरा इसका बेसिक परिचय दे दिया। ज्यादा हाईफाई बात नहीं की, बेसिक बात की है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखी है। नेक्स्ट हो गया डीएनए, और आरएनए साथ साथ में लिखा था। चलो आरएनए का पूरा नाम तो पता है ना, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, लिख दो आरएनए, आरएनए। और आरएनए की खोज भी फ्रेडरिक मिस्री होगा मित्रों, पूरा नाम इसका भी हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लिखो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। देखो अगर मैं बात करूं आरएनए की परिभाषा की, तो जो दोनों में अंतर है वो आरएनए की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। जैसे पहला, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है बेटा, यूरेसिल होता है, हो गया एक परिभाषा। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। तीसरा, आरएनए जो होता है, देखो आरएनए में यूरेसिल होगा, थाइमीन नहीं होगा, आरएनए में राइबोज शर्करा होगी। और मित्रों आरएनए जो होता है इसमें कितनी श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, जबकि डीएनए में कितनी थी, 2 थी। तो ये हो जाएगा आरएनए और डीएनए में अंतर वाली बात, आरएनए की परिभाषा हो गई। बाकी दोनों हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं जो जोड़ करके गुणसूत्र बनाते हैं। चलो लिखो, देखो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में कौन होगा, थाइमीन। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा हो जाएगी, राइबोज, जबकि डीएनए में कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज, लिख रखा है ना। तीसरा लिखो, आरएनए एक श्रृंखला का बना होता है, एक श्रृंखला का बना होता है। ये हो गया मित्रों मेरे आरएनए और डीएनए का बहुत बेसिक परिचय आपके लिए। अब लिखो क्रोमोसोम, गुणसूत्र। परिचय थोड़ा सा किसका ले लेते हैं, क्रोमोसोम का। गुणसूत्र की बात करते हैं। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, क्रोमोसोम की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं। लिखो गुणसूत्र क्रोमोसोम। चलो इधर गुणसूत्र की थोड़ी सी बात करें
सबसे पहले बोर्ड पे देखना, लिखना मत, आराम से बात करेंगे, पूरा जो भी आपके काम की चीजें होगी लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, कोई अभी ऐसा प्रेशर भी नहीं है एग्जाम का, हर टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करना है। प्यारे विद्यार्थियों, गुणसूत्र जो होता है ये हमेशा नहीं बनते हैं। कब बनते हैं? जब कोशिका विभाजन हो रहा। अभी अगला टॉपिक कोशिका विभाजन है, तो वहां मैं आपको और अच्छे से बात करूंगा। सबसे पहले कोशिका जब नॉर्मल अवस्था में होती है तो इसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और जब विभाजन होगा तब डीएनए, आरएनए पर होता है नेगेटिव आवेश और हिस्टोन प्रोटीन पर होता है धनात्मक आवेश। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिलकर धागे नुमा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और इन धागों को ही अपन गुणसूत्र कहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोशिका में गुणसूत्र कब बनेंगे? कोशिका विभाजन के समय। क्या हमेशा विभाजन होगा तभी होगा? हमेशा गुणसूत्र नहीं होंगे। गुणसूत्र का निर्माण किससे होगा? तो पहला पॉइंट, गुणसूत्र कब बनते हैं मित्रों? कोशिका विभाजन के समय। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनेंगे। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्र किस किस से मिलकर बना होता है? तो मित्रों, गुणसूत्र डीएनए प्लस आरएनए प्लस कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये किसमें पूछा था कर्मचारी चयन बोर्ड ने? अपने एग्जाम एलडीसी 2018 में। इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा एग्जाम भी कौन लेगा? कर्मचारी चयन बोर्ड। और कर्मचारी चयन बोर्ड की एक आदत बहुत पुरानी है और बहुत ज्यादा है कि वो क्वेश्चन को रिपीट बहुत करता है। इसलिए मित्रों, मैं आपके सामने अभी आया हूं तो मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, मैंने पुराने पेपर पूरे देखे कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या पूछा है, ताकि अपना कोई पुराना क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो सीधा मुंह से बोला हुआ हो तो आपके दिमाग में क्लिक करे। इसलिए मैं थोड़ा सा उन पेपरों को भी अच्छे से देख के फिर आपके पास आया। यानी कि हम भी लगातार आपके लिए कोई ना कोई नया करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे, और आप भी करते रहोगे, ऐसी मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा। और आप भी मित्रों, जब भी पढ़ो, आपके पास कोई भी मैटर हो, हमेशा याद रखना अपने टॉपिक के सिलेबस के नाम रख दो और वही प्रश्न अपने पुराने पेपरों में से करने, पूरे इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी। शॉर्ट सेलेक्टिव मैटर रखना है, जो काम की चीज है वो छोड़नी नहीं है, और जो नहीं काम की उसमें ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं। तो प्यारे मित्रों, वहां पूछा था कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो उत्तर था डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुणसूत्र जो होते हैं मित्रों, इनकी संख्या हमेशा कोशिका के अंदर फिक्स होती है। प्रत्येक जीव की जाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी मित्रों? निश्चित होगी। ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है, और कम होगी तो भी दिक्कत है, हमेशा फिक्स होनी चाहिए। जैसे सभी जीवों के गुणसूत्र ना तो याद रखने ना बात, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोई गुणसूत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में लिंग निर्धारण हो सकता है, क्योंकि जनन तंत्र हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने गुणसूत्र पढ़ना उचित समझा। सोच समझ के बात करूंगा। तो प्यारे मित्रों, मनुष्य की बात करें सीधे, तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो याद रखना, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अगर 45 गुणसूत्र होंगे तो भी दिक्कत है, और 47 होंगे तो भी दिक्कत है। गुणसूत्र हमेशा कितने होने चाहिए? 46, नहीं तो आनुवांशिक रोग होते। तो प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? निश्चित। फिर आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो मित्रों, गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम है? तो आप बर्गर तो खाते ही हो, बर्गर तो खाते हो ना, तो आज से एक नया बर्गर याद रखना है, और आपको पूरे सिलेबस में इसके अलावा बर्गर कहीं नहीं मिलेगा। तो अच्छे से याद रख लेना, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई? बर्गर के द्वारा। कौन सा बर्गर? स्ट्रॉसबर्गर। याद आ जाएगा, बर्गर तो याद रहता ही है। हाँ, तो देख लो सैंडविच आ गया है,
गुलाब जामुन आ गए हैं और आज बर्गर भी आ गया है। तो खोज किसने की थी? बर्गर ने। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? क्रोमोसोम वर्ड। तो मित्रों, गुणसूत्र शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम है वॉल डायर। कौन सा डायर? अरे जनरल डायर नहीं, जनरल डायल तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला कांड याद होगा आप लोगों को, वो वाले नहीं है, पर याद रख लेना डायर। 100 बातों की एक बात, कैसे करके शब्द याद रखना है। और मैंने जानबूझ के जनरल डायर बोला ताकि डायर डायर आपको याद रह जाए, ऐसे नहीं बोला मजाक में। कोशिश हमेशा करते हैं कि जहां सुना हुआ शब्द होता है उसको थोड़ा जोड़ा जाए, ताकि एग्जाम में भूल भी जाए तो ये याद आएगा मास्टर ने उस दिन कौन सी बात की थी, जनरल, हाँ डायर, डायर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं जो हमेशा नहीं बनते, कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, धागे नुमा होते हैं, डीएनए आरएनए गुणसूत्र, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, संख्या निश्चित होती है, खोज स्ट्रॉस बर्गर ने की और शब्द वॉल डायर ने की दिया। याद हुआ कुछ? लिखा दूं यहां तक एक बार? लिखो, हेडिंग लगाओ क्रोमोसोम गुणसूत्र। देखो, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, गुणसूत्र डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। बोर्ड पे देख के लिख दो, गुणसूत्र डीएनए आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होंगे मित्रों? डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जीव में, गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। प्रत्येक जीव में क्या होगी मित्रों? निश्चित। नेक्स्ट, गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉस बर्गर ने की। खोज करने वाले साइंटिस्ट स्ट्रॉस बर्गर। और गुणसूत्र शब्द, गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉस बर्गर, और गुणसूत्र वर्ड दिया था वॉल डायर। अब मित्रों, अलग से सिलेबस नहीं, पर कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं, इसलिए मैंने इसका परिचय लिखाना उचित समझा। कोई दिक्कत इसमें? पढ़ूं आगे? मित्रों, यहां से सबसे ज्यादा सबसे कम गुणसूत्र की भी बात की जा सकती है, सबसे लंबा गुणसूत्र की भी बात की जा सकती है फैक्ट के रूप में। तो सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, वो होता है एक पादप का नाम है ट्रिलियम पादप। लिखो, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्रिलियम पादप में होता है। लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्रिलियम पादप में होता है। किसमें होगा मित्रों? ट्रिलियम पादप। तो सबसे लंबा गुणसूत्र कौन से पादप में होगा? ट्रिलियम। चलो संख्या में ज्यादा कम बता दूं, फिर मनुष्य की बात कर लेंगे सीधी। लिखो, संख्या में
संख्या में सर्वाधिक गुणसूत्र। नंबर मैक्सिमम, संख्या में सर्वाधिक किसमें होता है? अगर बात करें मित्रों प्लांट्स की, तो पादपों में सबसे ज्यादा होता है ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम के अंदर, और इसके अंदर होते हैं लगभग 1262। और एनिमल्स में सबसे ज्यादा बात करें तो एक एनेलिडा का जंतु है एलुकेंथा, और इसके अंदर होते हैं 1600। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा एलुकेंथा में हो गए। और संख्या में न्यूनतम पूछे मिनिमम, तो पादप है म्यूकर हेमेलिस 2। और एनिमलों में पूछ ली तो एस्केरिस, याद है एस्केरिस? नहीं याद आया? अभी याद दिलाता हूं, सबको आ जाएगा, लिख दो पहले एक बार। तो मित्रों गुणसूत्र ये हो गए सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात की है हमने। ज्यादा किस में होंगे और कम किस में हो? सबसे ज्यादा होते हैं ओवरऑल एलुकेंथा, एक छोटा जीव है एस, और सबसे कम होता है एस्केरिस। बेटा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट दर्द होता है, फिर मम्मी बोलती ज्यादा मीठा खाते ही क्यों है, याद आया? चुनिया, याद आया क्या? वो रोग होता है एस्केरिस। ये पेट में कीड़े जो होते हैं वो एस्केरिस होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। देखे कभी आपने? नहीं देखना। एस्केरिस रोग होता है, इसमें गुणसूत्र सबसे कम 2 ही होते हैं। चलो अब तो याद आ गया होगा, क्या नहीं आया अभी भी? बस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलो इधर लिखो मनुष्य में गुणसूत्र 46। मनुष्य में गुणसूत्र ये अपन से पूछ सकते हैं बेटा, कितने होंगे? 46, 46, या जोड़े में पूछे तो कितने होंगे? 23 जोड़ी। मित्रों जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है इसको हम कितने प्रकार से बांटते हैं? 2 प्रकार से। पुरुष के अंदर होंगे 22 प्लस एक्स वाई, और अरे हाँ सही तो लिखा, और फीमेल के अंदर होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स। लिखो साहब, ये 23 जोड़ी होते हैं, 22 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स एक्स। अब मित्रों गुणसूत्रों को 2 प्रकार से बांट दिया है। 1 से 22 से उनको बोलते हैं कायक गुणसूत्र, या इनको कहते हैं ओटोसोम। जो ओटोसोम है वो तो होता है 1 से कितने मित्रों? 22 जोड़ी, और एक जोड़ा पीछे बचा है उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहते हैं। और ये होता है एक जोड़ा, एक जोड़ी, और ये होंगे महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। तो प्रश्न पूछ ले लिंग गुणसूत्र कितने पेयर होते हैं, कितने युग्म होते हैं? तो 1, और संख्या पूछिए तो 2, या तो एक्स एक्स या एक्स वाई।
महिला होगी तो एक्स एक्स, पुरुष होगा तो एक्स वाई। लिख दिया होगा, लिख दिया। चलो इधर देखो, यहां तो कोई प्रॉब्लम। तो बताओ मुझे एक प्रश्न का उत्तर, कितने जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होते हैं? कर लोगे? 22। और कितने जोड़ी अलग होते हैं? एक, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मित्रों, लड़का होगा या लड़की किस पर निर्भर करेगा? है भाई, जैसे मित्रों देखो, फीमेल और मेल की बात कर रहा हूं, 22 जोड़ी सेम है, इसलिए ये लिख रहा हूं एक्स 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 वाई। देखो मेरे भाई, इधर जब यहां से x आएगा और यहां से भी x आएगा, तो मित्रों यहां से जब तक यहां से मान लो x आया और यहां से y न तक नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा भाई, होगी y। मेरे कहने का मतलब यह है भाई कि y आएगा तो भाई होगा, नहीं तो भाई तो है ही। यानी कि x तो आएगा ही आएगा। अगर y नहीं आया तो लड़का नहीं होगा। लड़का तभी होगा जब क्या आएगा, तो y आएगा तो भाई, और y नहीं आएगा तो किस पर निर्भर रहा? y पर। इसलिए जब y आएगा तो होगा भाई, नहीं तो है तो भाई। इसलिए कहा जाता है कि लड़का हो गया लड़की किस पर निर्भर करता है? y पर। क्यों? क्योंकि x तो है ही और x तो आना ही है, और x नहीं आता है तो भाई होता। इसलिए निर्धारक किसको नाम दिया? y को, कि y आएगा या नहीं आएगा इस पर निर्भर करे। और ये रैंडम प्रोसेस है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन आएगा। तो लिखो नोट लगा के, लड़का होगा या लड़की लड़का होगा या लड़की यह पुरुष के लड़का होगा या लड़की यह पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यह पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो लड़का हो गया लड़की पिता पर निर्भर करेगा, माता पर, तो प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर पिता पर। और गुणसूत्र पूछिए तो वाई पर। चलो एक प्रश्न लिखो, एक बालक, कोई प्रश्न बोलेगा नहीं उत्तर, ईमानदारी से पूरे अनुशासन से बात करेंगे। मैं प्रश्न लिखूंगा आप भी लिखोगे, ऑप्शन लिखूंगा आप भी लिखोगे, और जब मैं पूछूं तो बताना, तब तक मन में उत्तर लॉक कर देना और साथ साथ लिख देना। चलो, एक बालक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है। पिता द्वारा, माता द्वारा, माता व पिता दोनों द्वारा, माता पिता दोनों से नहीं। प्रश्न लिख दो, ऑप्शन लिख दो,
और साथ साथ सोचते रहो और अपना उत्तर अपने मन में लॉक कर दो। चलो, किसका आंसर है 1, 2, 3 और 4? और लेने वाले आप भी बताओ भाई। इधर उधर नहीं, मैंने बोलने के लिए बोला ही नहीं आपसे। प्यारे विद्यार्थियों, बोलना नहीं है, पहला काम अनुशासन। आप आने वाले समय के शिक्षक हो और शिक्षक का पहला धर्म होता है अपना कर्तव्य और अनुशासन में रहना। आप खुद ही देख लो, मैं खुद भी कभी इधर उधर की बात नहीं करता हूं, अपना पहला नियम का पालन करता हूं। हाँ, यहां से आने के बाद हम अपने कुछ भी बात करें वो एक अलग मैटर है। आराम से मैं जब क्लास के नीचे रहूंगा आप सबसे आराम से हंसते बात करूंगा, वो एक अलग व्यवहार होगा, यहां आने पर अलग होगा, क्योंकि थोड़ा सा इस मंच का गरिमा होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी लोगों ने उत्तर 2 दिया और काफी लोगों ने उत्तर 3 दिया है। यहां पर अच्छे से ध्यान रखना, मैंने इस प्रश्न के अंदर साफ लिखा है बालक, यानी कि लड़का। अब कुछ कह रहे बालक होगा या बालिका। जब बेटा मैंने प्रश्न में बालक लिख दिया तो बालिका मन में आनी ही नहीं चाहिए। बात किसकी कर रहा हूं? बालक की ही कर रहा हूं, यानी कि किसकी कर रहा हूं? लड़के की। और याद करो मेरे भाई, हमने साफ बात की थी, माता पिता, यहां एक्स एक्स, यहां एक्स वाई, यहां से मां से एक्स आया, पिता से भी एक्स आया, तो वो क्या होगी भाया? बालिक। मां से एक्स आया, पिता से वाई आया, तो वो क्या होगा? तो बताओ, बालक में एक्स केवल कहां से आ रहा है? दोनों से आएगा, तो वो क्या हो जाएगी? बालिका होगी ना। इसलिए आंसर क्या होगा? माता द्वारा। ये प्रश्न आया था स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, मैंने इसमें चेंज कर दिया। वहां प्रश्न में बालिका थी तो उत्तर दोनों था, मैंने बालिका को बालक बना दिया। तो कहीं क्या करते हैं, पुराने पेपर करके आते तो उत्तर रटा हुआ होता, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। क्योंकि मैं जब भी प्रश्न करूंगा तो कोशिश यही करूंगा प्रीवियस ईयर का कोई प्रश्न उठाऊं। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल माता। पिता से जब भी आएगा तो हमेशा बालिका होगी। तो बालिका पूछ ले तो आंसर दोनों हो जाएगा, बालक पूछे तो आंसर केवल माता होगा। अब बताओ, ये प्रश्न किस किस को समझ में नहीं आया? ईमानदारी से मेरे भाया और भाया दोनों बताओ। इस प्रश्न का आंसर सेकंड होगा। ये किसको उठानी पड़ी? सबको पड़ गई, सबको। देखो, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 100% सबको सेटिस्फाई कर दे। ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जो 100% दक्षता से काम करे। 100% सेटिस्फिकेशन कभी नहीं दिया जा सकता, ये मैं मान के चलता हूं। 1-2 तो हो गए, पता नहीं कहां से उठ के आ गया ये। सबको समझ में आ गया? तो इसमें था ही क्या जो ऐसा? पहले पढ़ाया था मैंने, फिर बताया है। शिक्षक हमेशा पहले पढ़ाता है फिर पूछता है, और जिंदगी पहले बताती है फिर पूछती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, चलो। तो बेटा, बालक तभी होगा जब मां से आएगा एक्स और पिता से आएगा वाई। एक्स वाई होगा तो भाई, नहीं तो भाई। ये मैंने स्पष्ट बोला था। चलो, तो ये प्रश्न कहां आया वो भी मैंने बता दिया। फर्स्ट ग्रेड जीके का प्रश्न है ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर बेटा मुझे अच्छा प्रश्न लगा कि ये काम का और आपके भी आने लायक है, क्योंकि जनन अपने सिलेबस में है। तो एक प्रश्न से 2 शिकार हो जाए, गुणसूत्र पूछ लें, जनन का भी पूछ लें, क्योंकि कम प्रश्नों में फिर यही होता है। इसलिए प्रश्न को मैंने उठाया। तो ये आपका गुणसूत्र का एक बेसिक परिचय मैंने दिया है, जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं करनी और अपने काम की बात भी हो जानी चाहिए।
तो यहां पे आपके टॉपिक खत्म करता हूं जिसका नाम था सेल, कोशिका। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन। हेडिंग लगाओ, सेल डिवीजन। कुछ पेज छोड़ देना एक आध, ताकि आप भी जब कोई इधर उधर गाइड, कोई किताब पढ़ो और कोई नई चीज लगे तो जरूर नोट करें, क्योंकि 100 बातों की एक बात, हमें सिलेक्शन चाहिए। नेक्स्ट, नया टॉपिक तो नहीं कह सकते, इसी का पार्ट है कोशिका विभाजन, और कोशिश करूंगा कि विभाजन भी आज ही पूरा हो जाए। सेल डिवीजन, हेडिंग लगाओ सा, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की बात करते हैं। चलो, सबसे पहले कोशिका विभाजन क्या होता है, मन में एक प्रश्न। प्यारे मित्रों, कोई भी कोशिका विभाजित होकर, डिवाइड होकर जब नई कोशिका बनाती है तो इसको हमेशा कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे ये सेल है और ये विभाजित होकर के दो नई कोशिका बना दी, तो इसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन। सर, ट्रांसजेंडर में कौन से गुणसूत्र होते हैं? ये मित्रों दो प्रकार के होंगे, जो आपको मैं बात करूंगा जनन तंत्र, जब जनन पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ लेंगे भ्रूण में गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न होने वाले डिसऑर्डर। वहां पर 4-5 मुख्य रोग, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो चर्चा में होते हैं, फेमस होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, उनकी बात कर लूंगा। सब चीजें एक साथ नहीं, थोड़ा टुकड़ों में करे तो पढ़ने में भी आसानी होगी। मैं छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा जरूर, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, फिर क्या कि ये टॉपिक लंबा चौड़ा हो जाएगा, जहां कोई लेना देना नहीं वो चीजें यहां घुसेने का कोई मतलब नहीं, जनन के अंदर बात कर लूंगा। ओके सर, चलो। तो कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिका बनाना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है मन में। पहला प्रश्न है कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका द्वारा टुकड़ों में टूटकर विभाजित होकर नई कोशिका बनाना कोशिका विभाजन है। तो दूसरा प्रश्न आता है मन के अंदर कि सर कोशिका विभाजित क्यों होती है, कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो इसका कारण है मित्रों, सबसे पहले जैसे ये कोशिका बनी तो ये कोशिका छोटी होगी और इसमें केंद्रक आराम से पूरी कोशिका के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे ये नई कोशिका बनी, धीरे धीरे इस कोशिका का विकास होता जाएगा, इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाएगी, कोशिका अंगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे मित्रों इसका आकार बड़ा होगा तो केंद्रक इसके ऊपर कंट्रोल पूरी तरह से करने में असमर्थ होगा, केंद्रक का नियंत्रण प्रभावी रूप से नहीं रहेगा। इसलिए कोशिका तुरंत डिवाइड होकर के वापस आकार को छोटा बनाए रखने का प्रयास करेगी, ताकि केंद्र का नियंत्रण प्रभावी रूप से बना रहे। इसी कारण कोशिका विभाजित होती है। वापस, कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिका बनाना कोशिका विभाजन है। क्लियर मित्रों? किसी भी कोशिका का आकार बढ़ने के कारण केंद्र का नियंत्रण कम होता जाता है, इसलिए कोशिका विभाजित होकर केंद्र के नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने के लिए, आकार को छोटा करने के लिए विभाजित होती है, और ये लगातार चलता रहता। इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। तो क्या है, क्यों, दोनों का उत्तर मिल गया मेरे भाई? लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, कोशिका द्वारा, हाँ यस सर, परिभाषा ही तो लिखा रहा हूं। कोशिका द्वारा विभाजित होकर, कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करना, नई कोशिका का निर्माण करना
कोशिका विभाजन कहलाता है। नई कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाएगा मित्रों? कोशिका विभाजन। दूसरा पॉइंट, कोई भी कोशिका विभाजित होकर आकार को छोटा बनाए रखने का प्रयास करती है। कोई भी कोशिका विभाजित होकर आकार को छोटा बनाए रखने का प्रयास करती है ताकि केंद्र का नियंत्रण प्रभावी रूप से बना रहे। ताकि केंद्रक का नियंत्रण प्रभावी रूप से बना रहे। तो कोई भी कोशिका विभाजित होगी किसके लिए मित्रों? केंद्र के नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, अगला बिंदु लिखो मित्रों, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। हेडिंग इसी का भाग है, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका चक्र किसे कहते हैं? सेल साइकिल क्या होता है? वापस बोर्ड पे समझेंगे फिर लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जीवन चक्र होता है तो ये भी एक लाइफ साइकिल है हमारा। ठीक उसी प्रकार कोशिका का भी जीवन काल होता है, जीवन चक्र चलता है, उसे हम कोशिका चक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कोशिका के जीवन काल में होने वाली समस्त क्रियाओं को, संपूर्ण क्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, ये कोशिका है, इसका विभाजन हुआ और इससे क्या बनी? एक नई कोशिका बनी। अब इस कोशिका का निर्माण हुआ, धीरे धीरे इस कोशिका का विकास होगा और विकास होकर के ये खुद वापस विभाजित होकर के नई कोशिका बनाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक का जो काल है इसको अपन कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका के जीवन में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को अपन कोशिका चक्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दो अवस्था होती है। एक यहां से यहां तक विभाजन से पहले तक की अवस्था है, इसको कहा जाता है अंतरा अवस्था, जिसके अंदर कोशिका विभाजित नहीं होती है बल्कि विभाजन की तैयारियां करती है, विकास होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, कोशिका अंगों की मात्रा बढ़ती है। और दूसरी अवस्था यह है मित्रों, जिसके अंदर कोशिका क्या हो जाती है और विभाजन होकर के नई कोशिका बन जाए। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? विभाजन अवस्था। तो किसी भी कोशिका के जीवन में हमेशा कितनी अवस्था होगी? दो, अंतरा अवस्था और विभाजन अवस्था। यानी कि एक कोशिका विभाजन के बाद नई बनी और नई बनकर के अगला विभाजन करेगी, तब तक की अवस्था को कहेंगे अंतरा अवस्था, और विभाजन हो जाए उस अवस्था को कहेंगे विभाजन अवस्था। यहाँ लाइफ खत्म, फिर नई कोशिका की लाइफ शुरू। तो ये कोशिका का पूरा लाइफ हो गया, इसी को अपन कोशिका चक्र के रूप में लिखते हैं। एक लाइन में मैंने समझाया, आया समझ में? कोशिका चक्र में कितनी अवस्था हो जाएगी? दो। कौन कौन सी मित्रों? अंतरा अवस्था और विभाजन अवस्था। अंतरा अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी, दो विभाजन की बीच की अवस्था होगी, और
विभाजन अवस्था में कोशिका विभाजन करेगी और विभाजित होकर के नई कोशिका बनाएगी। और ये विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पर उसमें मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने कोशिका विभाजन अलग से कोई सिलेबस में नहीं दिया है। कोशिका के काम है तो काम के रूप में अपन इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर मित्रों? लिखो, लिखो कोशिका चक्र। देखो इसके अंदर कोशिका के जीवन काल में, कोशिका के जीवन काल में होने वाली समस्त क्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र का विस्तार से अध्ययन, कोशिका चक्र का विस्तार से अध्ययन हार्वर्ड व पेल्क नामक साइंटिस्ट ने किया था। कोशिका चक्र का विस्तार से अध्ययन हार्वर्ड व पेल्क ने किया। किसने किया था मित्रों? हार्वर्ड और पेल्क ने। चलो, हाँ एक और लिख दो। कोशिका चक्र को 2 अवस्थाओं में बांटा गया। 2 अवस्थाओं में बांटा गया। नंबर 1 अंतरावस्था और नंबर 2 विभाजन अवस्था। अंतरा अवस्था और दूसरी कौन सी अवस्था हो गई मित्रों? विभाजन अवस्था। इन 2 अवस्थाओं के अंदर मित्रों कोशिका चक्र को बांटा गया है। एक तो अंतरावस्था और दूसरी कौन सी अवस्था हो गई? विभाजन अवस्था। चलो, मैं यहां पर भी 2-2 लाइनें लिखा करके थोड़ा परिचय ढंग से लिखाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि यहां से प्रश्न नहीं जाए बाहर। अगर आया तो, कोशिका को छेड़े ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? कोशिका से प्रश्न आए तो बाहर नहीं जाए। अब कोशिका से दे ही नहीं तो मास्टर क्या कर सकता है? सिलेबस में तो प्रश्न देना चाहिए। देखो मित्रों, हम पहले बात करते हैं कौन सी अवस्था की? अंतरावस्था की। अंतरावस्था। 1 मिनट, आपको मैं थोड़ा सा और ढंग से समझाऊं। देखो इधर, अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आए तो देखते हैं। एक थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूं, कर लूं। कोशिका चक्र कितनी अवस्था में बांटा इसको हमने? 2। मैं कोशिश करूं कि शॉर्ट और सिलेक्टिव और एक पेज में आई। ट्राई करता हूं आपके सामने, समझ में आता है या नहीं ये तो बात की बात है। एक बार कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, ऐसा मान के चलता हूं। कितनी अवस्था हुई मित्रों? 2। कौन कौन सी? अंतरा अवस्था। और दूसरी कौन सी हुई? विभाजन अवस्था। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? बताओ अंतरावस्था में क्या होगा? कोशिका विभाजन हेतु या विभाजन की तैयारी करती है। तो कोशिका विभाजन की तैयारी किस अवस्था में करेगी? विभाजन अवस्था, सॉरी अंतरावस्था। और इसमें कोशिका विभाजित
होती है। तो कौन सी अवस्था में विभाजन होगा? विभाजन अवस्था में। यहां कोई प्रॉब्लम? आराम से। मित्रों, जब कोशिका विभाजन की तैयारी करेगी तो इसको अपन 3 अवस्थाओं में बांटेंगे। कितनी अवस्था में बांटेंगे? 3। और 3 अवस्था के नाम है मित्रों, G1 अवस्था, दूसरी का नाम है S अवस्था, और तीसरी का नाम है G2 अवस्था। तो अंतरावस्था के भी कितने अवस्था हो गई वापस? G1 S G2। G1 विभाजन की तैयारी शुरू करती है, तो शुरू करना कहलाएगा G1। डीएनए का संश्लेषण होगा, डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए बनेगा, तो इस अवस्था में क्या हो गया? डीएनए संश्लेषण। डीएनए कौन सी अवस्था में बनेगा? यहां बनना शुरू होगा, यहां बन जाएगा, और इस अवस्था में कोशिका विभाजन हेतु पूर्ण रूप से तैयार। तो कभी पूछ ले G1 क्या है, तो भी आपके क्लियर हो गया। शुरुआती अवस्था, ग्रोथ 1 विकास की फैली अवस्था, G मतलब ग्रोथ विकास, S संश्लेषण निर्माण डीएनए का, और 2 विभाजन की दूसरी अवस्था। तो आया समझ में? तो पहली अवस्था कौन सी हो गई? G1, जिसमें विभाजन की क्या कर रही है? इसमें विभाजन के लिए डीएनए का निर्माण, और इसमें विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार। तो परिभाषा आ गई, नाम आ गया, अवस्था आ गई, अवस्था के काम आ गई, और पेज देख लो आधा भी नहीं है। थोड़ा सा प्रयोग आया, सफल हुआ, कुछ शॉर्ट भी हो गया, सिलेक्टिव हो गया, नाम भी आ गया, और ऐसा पढ़ाया कि ऐसा भी नहीं हो कि घसड़ पसड़ हो जाए, खिचड़ी बन जाए। बिल्कुल नहीं है ना। बढ़ू आगे, चलो। तो ये मैंने अंतरावस्था आपको यहां पढ़ा दिया। ये 12th का मैटर है बेटा, 11th का, और आपके 10th तक कठिन इस तरह, इसलिए मैंने 12th तक गया। तो कठिन से भी कठिन चला गया, बता क्या करेगा। इधर वापस विभाजन अवस्था में बेटा पहले कोशिका ये है, मान लो, सुनना मेरी बात मित्रों, और इसके अंदर ये क्या है? केंद्रक। तो पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का, और केंद्रक बनेंगे 2, और फिर केंद्रक के बीच में विभाजन होगा किसका? कोशिका द्रव्य का, और कोशिका बनेगी 2। तो जब भी कोशिका विभाजन होगा मित्रों, तो कोशिका विभाजन के समय भी कितनी अवस्था आएगी? 2। कौन कौन सी? तो एक अवस्था होगी केंद्रक द्रव्य का विभाजन। किसका विभाजन होगा? और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो मित्रों इसमें 2 अवस्था हो जाएगी। केंद्र का विभाजन 4 अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। ये 4 अवस्था होगी जिसमें किसका विभाजन होगा? केंद्रक का। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है 2 प्रकार से, एक खांच निर्माण द्वारा, क्या निर्माण होती है? खांच, और एक पट्टी का निर्माण द्वारा। चलो इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन आपके इन सब की लिखा दूंगा, पर ये पता होना चाहिए है कहां अवस्था। ये सारणी से कुछ क्लियर हुआ होगा। देखो मित्रों, वापस मैंने प्रयास किया है कम शब्दों में पढ़ाने का, ताकि लेवल हाई भी चला जाए और ज्यादा दिक्कत नहीं आए। इधर देखो, कोशिका में 2 अवस्था हो गई, विभाजन के लिए तैयार, G1 S G2। सेकेंड ग्रेड के अंदर साइंस के पेपर में इनका क्रम पूछा था
कि G1 S G2 का क्रम क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया G1 G2 S, G1 S G2 S G1 G2, ऐसे चार ऑप्शन बना दिए। तो ये क्रम हो गया G1 S G2। इनका क्रम पूछ ले तो PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और ये हो जाएगा खांच और पट्टी का। तो एक बेसिक जानकारी तो आई ना कम से कम। कईयों के मन में ये तो नहीं है ना हमने प्रोफेज मेटाफेज सुनना, वो क्या है, ये केंद्र का विभाजन है। लिख दे, नोट करो। ये हो गया कोशिका चक्कर वाली बात। क्रम पूछ ले तो कर लोगे ना। मेरा मकसद था कि उलझाना नहीं है भाई, उलझ गए तो पढ़ा हुआ क्या काम का। तो मैंने कहा यार एक मकसद ऐसा करते, एक सारणी बना के अच्छे से सामने सब चीजें एक साथ लिखते हैं, ताकि बच्चा उसकी तुलना करे आपस में। हुई ना तुलना? कुछ सफलता मिली क्या इसमें? मिली? सही है। प्रयोग सफल क्या असफल है? धन्यवाद। क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए एफर्ट आपके लिए लगाना है। क्यों मार साहब, थोड़ा आगे बढ़े रीट से, क्या वहीं चल रहे हो? रीट से आगे बढ़ गए ना? क्या हुआ मार साहब, रेडी है मामला? बस, ओके ओके, इधर उधर नहीं है जी। देखो ये हो गया क्या? भाई क्या रे, फूल पत्ती लाल फूल पीला फूल कहाँ गया? चलो रुकना पड़ेगा।
इसमें गुणसूत्र कैसे अलग होते हैं मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तीनों को डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाऊंगा और इनका एक एक लाइन लिखाऊंगा। जैसे वहां लिखा है ना जीवन में एक लाइन तैयारी करती है, डीएनए का संश्लेषण होता है, ऐसे। क्या हुआ? नहीं आया? आके गया? बहुत बढ़िया। आके जा रहा है ना? नहीं जा रहा है। थोड़ा जोर रखना दिमाग में, थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए, कुछ औरों से अलग होने के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं रहना है, भीड़ का कारण बनना है। अभी आप भीड़ का हिस्सा हो, आने वाले समय भीड़ सामने होगी और आप उसका कारण होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इधर उधर नहीं, ओए इधर। चलो, इसका मतलब आपने लिख दिया, ढंग से सुनना वापस। अरे अध्यापक को आप मेरे को समझ क्या रहे हो? हैं? क्या बोला? ध्यान रखना, मुश्किलें आ सकती, लेकिन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं। अगर घबरा गए तो आपके सपनों की परतें हैं वो टूट जाएगी। एक बात बोलूं, मुश्किलें हमेशा आदमी का हौसला बढ़ाती, मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती है, टूटते हुए ख्वाबों की परत हकीकत दिखाती है। यूं न हारे मुसाफिर, ठोकरें हमेशा आदमी को चलना सिखाती है। ध्यान रखना इस बात। मुश्किलें मेरे सामने भी आती है, ऐसी बात थी, फिर हमें उसको चैलेंज मान के चलता हूं, और आप भी उसको चैलेंज मान के चलोगे तो ही अपना सपना पूरा होगा। इधर अब ढंग से सुनना, बातें नहीं करनी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है। और मित्रों, आज 12:30 जब छुट्टी करूं तब ये कोशिका विभाजन पूरा होना तो चाहिए, साथ में याद होना चाहिए। ये उम्मीद लेके आज की क्लास में मैं आया था, और शुरुआत में मैंने बोला था विभाजन पूरा करके जाएंगे, ताकि कल नए सवेरा नया टॉपिक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका चक्र कोशिका के जीवन में होने वाली समस्त क्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं, याद है ना? कोशिका चक्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वर्ड और पैल्क ने। कोशिका चक्र में कोशिका को कितने अवस्थाओं में बांटा? 2, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। सबसे पहले शुरू किया तो नाम दिया जीवन, डीएनए का संश्लेषण हुआ, डीएनए बना तो नाम दिया एस, और डीएनए बनकर के कोशिका अंगों की संख्या होकर के जब कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो इसको नाम दिया G2। तो G1 S G2 हो गए तैयार। अब कौन सी अवस्था में आएगी? और विभाजन अवस्था के अंदर हम लिखेंगे बेटा कि विभाजन के करती है, जिसे कितनी अवस्था में बांटा? 2। पहला लिखेंगे केंद्रक विभाजन, और इन चारों का डायग्राम बना के समझाऊंगा, एक एक अवस्था लिखाऊंगा, 2-2 लाइन, एक एक लाइन सबकी मेन। तो लिखो विभाजन अवस्था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो विभाजन अवस्था। कौन सी अवस्था? लिखो विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था लिखो इसके अंदर। इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर, इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है।
कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है, निर्माण करती है। इस अवस्था को दो उप अवस्था में बांटे या दो अवस्था में बांटा गया है, इसे दो अवस्था में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रक द्रव्य विभाजन। लिखो केंद्रक द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन की बात कर रहे हैं। लिखो इसमें केंद्रक विभाजित होकर, इसमें केंद्रक विभाजित होकर दो नए केंद्रक का, इसमें केंद्रक विभाजित होकर दो नए केंद्रक का निर्माण करता है। केंद्रक विभाजित होकर दो नए केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे चार उप अवस्था में बांटा, जिसे चार उप अवस्था में बांटा। देखो इधर प्यारे मित्रों, पहली अवस्था आपके सामने मैं लिख रहा हूं ए करके, उसको हम कहते हैं प्रोफेज। कौन सी अवस्था कहते हैं? प्रोफेज अवस्था। बोर्ड पे देखना, प्रोफेज अवस्था जो होती है मित्रों, इस अवस्था में सबसे बाहर होगी केंद्रक झिल्ली, नहीं सॉरी, पहले कोशिका के बाहर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर होगा केंद्रक, और केंद्रक की झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, और इसके अंदर धागेनुमा संरचना के रूप में क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र। इस अवस्था को कहेंगे प्रोफेज। सबसे पहले जब कोशिका विभाजन की तैयारी पूर्ण कर लेती है और विभाजन अवस्था में प्रवेश करती है, तो पहली अवस्था आती है, इसको कहते हैं प्रोफेज। इसमें केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए जुड़ करके धागेनुमा संरचना बना देते हैं, और इन धागों को अपन कहते हैं गुणसूत्र। और मित्रों ये डॉट डॉट के रूप में मैंने बनाई है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जो धीरे धीरे क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप आती है बी। प्रोफेज के बाद दूसरी अवस्था को अपन कहते हैं मेटाफेज। इस मेटाफेज में क्या होता है मित्रों? केंद्रक झिल्ली तो लुप्त हो जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली एज इट इज रहती है लास्ट तक, क्योंकि केंद्रक का विभाजन हो रहा है। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी, और तारकाई है मित्रों, वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, दो तारकाई बन जाते हैं, और क्रोमोसोम जितने भी है गुणसूत्र, वो सभी बीच में आ जाते हैं। यहां पर, यहां बीच में आ जाते हैं, ये गुणसूत्र बीच में आ गए, और बीच में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, और यहां से तरकु तंतु निकलते हैं, जो इन गुणसूत्रों से आपस में क्या हो जाते हैं मित्रों? जुड़ जाते हैं। और ये गुणसूत्र मध्य में आए, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। ये मित्रों दोनों सिरों पर आपको दिख रहे होंगे विपरीत ध्रुवों की ओर, इसको कहते हैं तारकाई। और ये तंतु होते हैं, इनको कहते हैं
तर्कु तंतु। तो यहां इस अवस्था को नाम दे दिया मेटाफेज। तो दोनों में अंतर आया, यह गुणसूत्र धागे नुमा है, यह गुणसूत्र मध्य में है, और किससे जुड़े हुए हैं? तारक काय से। किसके द्वारा? तर्कु तंतु की सहायता से। फिर जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती जाएगी तो अगली अवस्था होगी जिसको हम क्या कहेंगे? सी को एनाफेज। एनाफेज। इस एनाफेज अवस्था के अंदर मित्रों केंद्रक झिल्ली तो होगी, विपरीत ध्रुवों की ओर कौन थे? ये तारकाई एज इट इज होंगे। और मित्रों यहां पर याद करो कौन जुड़े हुए हैं? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र यहां से जुड़े हुए तो होंगे पर बेटा अलग अलग हो जाएंगे, इनमें संकुचन होगा और ये इधर गति करेंगे और ये इधर गति करेंगे। इस गति को कहते हैं एनाफेटिक गति। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा? समजात जोड़ी के गुणसूत्र आपस में अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होकर एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। और अगली अवस्था होगी जो कौन सी होगी? चौथी अवस्था, और जिसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं? टीलोफेज। इस टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली वापस बन जाएगी मित्रों ये, और जो गुणसूत्र थे तारकाई से जुड़े हुए वो भी मित्रों विपरीत ध्रुवों से अलग अलग हो गए थे। याद करो यहां से जुड़े हुए हैं ये, और यहां से ये जुड़े हुए हैं। तो ये बेटा अलग अलग हो गए हैं और दो केंद्रक बन चुके हैं। तो यही तो हमने कहा केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और विभाजन होकर के कितने केंद्रक बन गए? दो। ये हो गई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो देखो मित्रों, सबसे पहले ये देखो, ये गुणसूत्र आपस में आपको दिख रहे होंगे जुड़े हुए, ये तारकाई है और इनसे ये देखो क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, और ये धीरे धीरे ये देखो एनाफेज अवस्था, ये इधर चले गए, वो मेटाफेज थी बीच में, और ये इधर चले गए। तो दोनों गुणसूत्र आपस में क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो गए। और ये देखो ये मेटाफेज प्लेट है जो एक जगह बीच में थी। डायग्राम का क्रम थोड़ा एक्सचेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बीचों बीच है मेटाफेज, और ये अलग हुए तो कौन सी अवस्था हो गई? एनाफेज। और ये मेटाफेज का ही है, और ये बिल्कुल अलग होकर के दो केंद्रक अलग हो रहे हैं, देख लो, और इस अवस्था को नाम दे दिया टीलो। तो पूरे गुणसूत्र देखो अलग हो गए गुच्छे में, और दो केंद्रक बन गए। अब बेटा दो केंद्रक बनने के बाद कौन सी अवस्था आएगी? कहां चले गए रे? ये हो गई कौन सी अवस्था? टीलोफेज। केंद्रक द्रव्य का विभाजन। अब किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये बी पॉइंट दूसरी अवस्था हो जाएगी बेटा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन की कितनी विधियां बताई मैंने आपको? दो। हाँ, एक हो जाएगी खांच निर्माण द्वारा, इसमें भी अंतर बता दूं आपको, और दूसरा हो जाएगा पट्टी का निर्माण, पट्टी निर्माण। देखो खांच निर्माण द्वारा तो किसमें होता है? एनिमल में। और पट्टी का निर्माण द्वारा किसमें होता है? बाकी क्रिया सेम थी, ये अलग होगा। जैसे मित्रों ये टीलोफेज अवस्था थी, याद करो, जिसमें दो केंद्रक बन गए। अब ये कोशिका झिल्ली धीरे धीरे क्या होगी? अंदर की ओर धंसना प्रारंभ होगी और एक बड़ी सी खांच बनेगी। ये देखो खांच बन गई, और यहां से ये कोशिका अलग और यहां से ये कोशिका अलग। तो ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिका बन गई। और यहां क्या होगा? ये एक टीलोफेज अवस्था थी जिसके अंदर कितने केंद्रक बन गए थे? दो। तो बीच में बेटा यहां पर एक पट्टी बनेगी, और इस पट्टी से फिर
ये कोशिका अलग और ये कोशिका अलग। तो यहां तो कोशिका झिल्ली अंदर घुसी और दो कोशिकाएं बनी खांच बन करके अंदर जाते जाते जाते, और यहां अंदर पट्टिका बनी जो प्लेट, और उसने इधर और इसने इधर अलग किया। तो यहां कोशिका अंदर नहीं धसेगी, यहां झिल्ली अंदर धसेगी। तो ये खांच, ये पट्टिका, तो ये पूरी दो कोशिकाएं बन गई। वापस देख लो, पहले कौन सा विभाजन हुआ? केंद्रक द्रव्य का विभाजन। सबसे पहले केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए मिलकर के धागेनुमा संरचना का निर्माण किया, गुणसूत्र। गुणसूत्र मध्य में आकर व्यवस्थित हुए, मेटाफेस। तर्कतंतु जुड़े, फिर तर्कतंतुओं में संकुचन हुआ, तो आधे को इधर और आधे को इधर खींचा, तो आधे आधे अलग हो गए। अलग होना हो गया टीलो एनाफेस, और फिर अलग अलग होकर के उसमें अलग अलग झिल्ली बन गई और दो अलग अलग केंद्रक बन गए, तो इसको नाम दे दिया टेलोफेस। तो कितनी अवस्था हो गई? 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोफेस, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके अंदर 2 लाइन लिखेंगे कि इसमें गुणसूत्र धागे समान दिखाई देते हैं, केंद्रक झिल्ली लुप्त होना प्रारंभ होकर लुप्त हो जाती है। फिर आगे जाएंगे मेटाफेज, इसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तारकाय विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तर्कतंतु जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखते हैं। इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। फिर एनाफेज, एक एक लाइन लिखेंगे। तो पहला लिखो प्रोफेस। पहला लिखो बेटा प्रोफेस। एक एक वापस रिपीट करता हूं ताकि वापस समझना भी हो जाएगा और लिखना भी हो जाएगा। लिखो प्रोफेस। लिखा प्रोफेस, डायग्राम बनाओ, केवल प्रोफेस का बनाना। फिर सामने 2 लाइन लिख देंगे या नीचे लिख देंगे आपके हिसाब से। पहला मेरा प्लान अलग था कि सीधा लिखाऊंगा, फिर मैंने कहा नहीं, 2-2 लाइनें सबकी लिखाऊंगा। हाँ सर, केवल प्रोफेस का डायग्राम बनाना। बना लिया? कुछ भी नहीं है इसमें। केंद्र झिल्ली, दूसरा गुणसूत्र और कोशिका झिल्ली, 3 ही तो शब्द है। सर इतना डीप क्यों जा रहे हो? यहां कहां डीप गया बेटा? 2-2 लाइनें तो लिखाई है मैंने। ज्यादा डीप है क्या? नाम और परिचय तो लिखाया है मैंने। चलो लिखो, कहोगे तब तक तो हो गया। लिखो प्रोफेज में, इस अवस्था में गुणसूत्र धागे नुमा दिखाई देते हैं। धागे नुमा दिखाई देते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। बस। दूसरा लिखो मेटाफेज। कहां डीप है देखो, 2 तो लाइन लिखी। लिखो मेटाफेज। डीप नहीं भाई, प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मकसद लेके आया है भाई। मकसद मेरे नेक इरादे हैं। अब इसमें भी क्या बचा है जो इतना जरूरत पड़ी? लाओ सा, इतना क्या आ गया? कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें तो।
चलो लिखो मेटाफेज। पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है आज। बता रहा हूं अभी आपको भी। हो गया ना मेटाफेज? नहीं हुआ? क्या है? सर तारकाय कोशिका द्रव्य में होता, जबकि आपने टीलोफेज अवस्था में तारक के अंदर। अरे कोशिका द्रव्य तो बनाया है। अरे इधर देख, ये तारकाय यहां है, अब ये केंद्रक झिल्ली लुप्त हो चुकी है। जब केंद्रक झिल्ली है ही नहीं तो सब बाहर आ गया, तो ये सब कहां है? कोशिका द्रव्य में है बेटा। हाँ टीलोफेज में नहीं होगा, यहां ये नहीं होगा, ये केवल यहां क्या होंगे? केवल गुणसूत्र होंगे। हाँ ये बात सही है। ये यहां केंद्रक अंदर नहीं होता, केंद्रक बाहर ही। यहां वापस वही अवस्था हो जाएगी, किसकी तरह? प्रोफेज की तरह। तो इसको रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद। लाडू जी, लाडू लेके आए, धन्यवाद लाडू। लेके कब आओगे? सिलेक्शन के बाद। चलो बढ़ू आगे। लिखो मेटाफेज में फटाफट। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र, गुणसूत्र कोशिका के मध्य में बस व्यवस्थित हो जाते। गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र की, इस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र की कौन सी अवस्था का? संरचना का अध्ययन करेंगे। लिख दिया सबने? नेक्स्ट लिखो बेटा एनाफेज, फटाफट। एनाफेज। एचएम के अंदर प्रश्न आया था, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कौन सी अवस्था में करते हैं? मेटाफेज। हेडमास्टर बनोगे आप भी आने वाले समय। लाडो पूछ रहे मने कि मेरा रंग काला। नेक्स्ट एनाफेटिक, लिखो एनाफेज। फटाफट दो घोड़े बनाओ ना। नहीं घोड़ा है ही नहीं इसमें तो। एनाफेटिक गति लिख दिया। क्या सोच के आए हो आज? है विभाजन आया तो समझ में ना। वैसे मैंने स्पीड धीरे रखी है, पूरा प्रयास किया है क्योंकि थोड़ा डीप का मैटर है। कोशिश यही की है मुख्य एक एक लाइन लिखाने का, पर छोड़ा नहीं है ताकि कैसे प्रश्न दे कवर हो। पूरा प्रयास कर रहा हूं, सहयोग आपका भी चाहिए। लिखो एनाफेज।
लिखा बेटा? देखो इस अवस्था में तरकु तंतुओं में संकुचन होता है। इस अवस्था में तरकु तंतु में संकुचन होता है। इस कारण समजात जोड़ी के समजात जोड़ी के गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, जिसे विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं जिसे एनाफेटिक गति कहते हैं। एनाफेटिक गति कहते हैं। और लास्ट लिखो टीलोफेज। कोई दिक्कत नहीं, अपनी तो क्लास है अगली, तो टेंशन क्यों लेते हो? अपनी घर की खेती है, इसको बीच में मत छोड़ो बेटा, फिर लिंक टूट जाएगा। लिखो टीलोफेज, कोई दिक्कत नहीं, वापस क्लास शुरू करना मैं और पढ़ना आपको है। लिखो टीलोफेज, बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। लिखो बेटा, 2 फोटो बनाओ फटाफट। ये केंद्र इतना फर्स्ट, अरे भाई साहब छुट्टी कभी हुई नहीं क्या? पहली बार होगी। चाय नहीं, ओए इधर उधर नहीं, इधर नहीं लिखूं, पहले बनाने दो। बना लिया मास्टरों? लिखो अध्यापकों, लिखो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। गुणसूत्र धागेनुमा दिखाई देते हैं। गुणसूत्र धागेनुमा दिखाई देते हैं। दो नए केंद्रक बन जाते हैं। 2 नए केंद्रक बन जाते हैं। देखो बेटा, प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली लुप्त हुई थी और यह एक केंद्रक झिल्ली प्रकट हुई है, तो वहां लुप्त हुई, यहां प्रकट हुई, तो प्रोफेज के क्या हो गई? विपरीत। लिखो, यह प्रोफेज के विपरीत अवस्था होती है। जल्दबाजी मत करो। यह प्रोफेज के विपरीत अवस्था होती है, इस कारण इसे रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। यह प्रोफेज की विपरीत अवस्था होती है, इस कारण इसे रिवर्स गियर नहीं लगाते हो, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। कौन सी अवस्था कहेंगे? रिवर्स प्रोफेज। अब ये दोनों से लिख दो। लिखो कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये फोटो बना के सीधा लिख दो, ताकि यहां पर ये खत्म हो जाएगा। अरे मैं जहां ब्रेक करूंगा वहीं वापस शुरू करूंगा, टेंशन मत। लिखो, मतलब लोग पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पढ़ाने वाले को मौत आ रही है। लिखो कोशिका द्रव्य का विभाजन, फिर लिख दो बेटा दोनों खांच निर्माण, पट्टे का निर्माण, पादप जंतु, और ये बना लो।
चलो बाकी पढ़ते हैं ब्रेक के बाद। ओके 11 बजते आ जाना। तो कितने बजे? 11:05 पे? नहीं 11:05, ठीक है। 11:05 बजते क्लास शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना। ओके।